आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड बता दूं। मेरा नाम सुमित बहादुर है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। और मैंने दिल्ली में अपनी पूरी पढ़ाई करी। वहीं पर मैं डीपीएसआर के पुरम में गया, वहां से मैंने अपना 12th पास आउट किया। और उसके बाद मैंने अपना जो कॉलेज है वो आईआईटी दिल्ली से किया। मेरी टॉप 100 की रैंक थी। मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में। और उसके बाद मैं स्कॉलरशिप पे यूएस चला गया। और मैं जब यूएस गया था स्कॉलरशिप पे, तो मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थी मेरे पास। एंड मैं वहाँ पर अपनी वाइफ को मिला, तानिया को। तानिया जो थी वो एक्सीलेंट स्टूडेंट थी। वो भी पीएचडी करने के लिए आई हुई थी यूएस में, और उन्होंने फिर मेरे साथ मिलके उन्होंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में। हम दोनों के दोनों थे कॉर्पोरेट अमेरिका में बिल्कुल लीन हो गए थे। हम लोगों ने पहले वहां पर एक फॉर्च्यून 50 कंपनी ह्यूलेट पैकर्ड, शायद आपने नाम सुना होगा, वहां काम किया। और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्टअप्स में काम करना शुरू कर दिया। जिस स्टार्टअप में तानिया काम करती थी, वहां से उनका परिचय एम्बे में हुआ। वी गॉट एक्सपोज टू द एम्बे बिजनेस while she was working in that company। और जिस स्टार्टअप में मैंने काम किया, उसका एक बहुत बड़ा आईपीओ हुआ यूएसए में, विच इज स्टिल, मतलब वो बहुत ही फेमस कंपनी बनी। और वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरे पास स्टॉक ऑप्शंस थे, और मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा। हम लोग जब यूएस में थे, अभी भी हैं वहाँ यूएस में, हमारे पास यूएस सिटीजनशिप है, वहाँ का पासपोर्ट है। तो हमने क्या देखा कि वहां पर हमारे जो सपने हमने देखे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। और बात करें ड्रीम्स की, तो हमारे बहुत सारे ड्रीम्स थे, लेकिन एक हमारा ड्रीम था, क्या था कि तानिया यूक्रेन से थी, यूरोप से थी, मैं इंडिया से था। और यूएस हमारी अडॉप्टेड कंट्री थी। हमको लगता था कि हम लोग क्यों ना तीनों कंट्रीज में रहें एक साथ। तो जिसको भी बात करते थे वो बोलता था, तुम क्या पागलों वाली बातें करते हो, क्या 3 कंट्रीज में एक साथ रहा जाता है क्या? लोग 3 शहरों में तो एक साथ रह नहीं पाते, यू नो। सो हम लोगों को वो लगता था कि नहीं नहीं, पॉसिबल तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो अपलाइन मेंटर थे, पैट कॉफमन, गॉड ब्लेस हिम, मतलब उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। वो गोल्फ कोर्स के बीच में रहते थे। एंड उनका बिजनेस टर्नओवर का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इट्स ह्यूज, ह्यूज। तो वो मुझे बताते थे कि सुमित, इस बिजनेस में आपको टाइम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, एंड यू हैव द फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वांट टू डू। तो हमको लगता था कि क्यों नहीं हम लोग 3 देशों में एक साथ घर बनाएं। और वही हुआ दोस्तों। हमने ये बिजनेस बिल्ड किया अपनी एक छोटी सी इम्पॉसिबल लुकिंग ड्रीम के लिए। बट टुडे वी हैव द फ्रीडम एंड वी हैव हाउसेस इन ऑल द 3 कंट्रीज एंड मेनी मोर प्लेसेस। और मजे की बात ये है कि हम लोग सब जगह पे रहते हैं, सब जगह पे हमारा घर है, और सब जगह पे हम लोग जो है मनचाहा टाइम बिताते हैं। तो ये चीज जो है ना, लोगों को कभी कभी ना वो गल्प डाउन नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि भाई घर मतलब एक जगह होता है। ऐसी बात नहीं है। घर एक जगह होता है बिकॉज हमारी इनकम लिमिटेड होती है, हमारा टाइम लिमिटेड होता है, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच लिमिटेड होती है, इसलिए हम लोग घर एक जगह बनाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जिनके पास टाइम और पैसे का फ्रीडम है, रईस लोग, उनके कितने सारे घर होते हैं। एक घर पहाड़ों में होता है, एक घर यहाँ होता है, सिटी में होता है, एक घर वहां होता है, एक घर यहाँ होता है। लेकिन मैक्सिमम उन लोगों को आप देखिए, जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो अपने सारे घरों को एंजॉय नहीं कर पाते। उनके बच्चे या उनकी पत्नी या उनके रिलेटिव्स उसका एंजॉयमेंट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं और तानिया जो है, हम लोग तीनों अपने सारे घर जो है हम लोग खुद एंजॉय करते हैं। एंड वी हैव द टाइम एंड द फ्रीडम एंड द लग्जरी टू स्पेंड टाइम इन ऑल दोस प्लेसेस। तो इस लॉकडाउन के टाइम पे बहुत मजा आ रहा है। वी आर हैविंग एन इनक्रेडिबल टाइम। और हम लोग जो है पूरी तरीके से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बड़ी जगह पे रह रहे हैं, और हम लोग जो है अपने टीम के साथ जगह जगह पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वी आर हैविंग फैंटास्टिक टाइम। अब बात करते हैं एमवे बिजनेस की, कि ये एमवे बिजनेस, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपके लिए बहुत 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 जरूरी क्यों है। देखिए दोस्तों, जैसा किसी ने बहुत अच्छा बताया आपने, कि बदलाव के साथ साथ बदलना चाहिए। तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट यू हैव। अब चेंज जो होता है वो हर प्रकार से होता है। जैसे ऋतुएं आती हैं, ऋतु सीजन्स आते हैं, एक सीजन के बाद दूसरा सीजन, उसके बाद सीजन, सब चीजें एक जैसी नहीं रहती। हम भी चेंज होते हैं, समय के साथ साथ बदलते हैं। वैसे ही इकोनॉमी, वैसे ही कंट्रीज, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। और मैंने क्या देखा है कि ट्रेंड्स जो होते हैं ना, वो आने से पहले बहुत सी बार क्या होता है कि आप लोगों को
एक हिंट दे देते हैं कि चीजें बदलने वाली हैं। तो जब मैं 1998 में इंडिया आया था एमबीए बिजनेस बिल्ड करने के लिए, तो उस वक्त मैंने देख लिया था कि अमेरिका में चीजें बदल रही हैं, और आज उसका अनुमान लग ही रहा है अमेरिका में क्या कुछ नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ सड़बड़ वहां अमेरिका में हो रहा है इस तरीके से, और कोरोना वायरस की में जितने लोग वहां मर रहे हैं अमेरिका में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी में, उतने तो शायद इंडिया में भी नहीं मर रहे होंगे। चीजें बहुत बदल रही थी वहां पर अमेरिका में। प्लस मैंने देखा क्या कि अपॉर्चुनिटी अमेरिका में नहीं इंडिया में ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में मेरे को यूथ दिख रहा था, यंग लोग दिख रहे थे। साथ साथ मुझे पता था कि इंडिया में जो चीजें हैं ना वो अभी बन रही हैं, अमेरिका तो एकदम सजा धजा ऑलरेडी तैयार है। सो आई कुड मेक आउट कि थिंग्स आर गोइंग टू गो डाउनहिल देयर, बट इंडिया में तो सिर्फ ऊपर 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 ही जाएंगे। तो 1998 में हम लोगों ने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि क्यों नहीं हम लोग जो है इंडिया में आते हैं, और वो भी एमवे बिजनेस बिल्ड करते हैं, किसी और वजह से नहीं, एमवे बिजनेस बिल्ड करने के लिए। तो हमें इंडिया का पोटेंशियल बहुत बड़ा दिखा। हमको लगा कि इंडिया विल बी ह्यूज $1 बिलियन मार्केट, और इंडिया में एक बहुत बड़ा यूथ है जो अपॉर्चुनिटीज खोज रहा है। सो एमवे का जो गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है वो इंडिया की साइकी को एकदम फिट बैठता है, बिकॉज इंडिया जो है उसमें हम लोग टीचर को बहुत बड़ा मानते हैं। तो गुरु एक प्रथा है कि हर व्यक्ति को पता है गुरु क्या होता है, और हमारे बिजनेस में जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो एक प्रकार से हमारा जो इंडिया में रिस्पेक्ट देते हैं टीचर को, गुरु को, उसी की तरह है। सो एमवे इज अ गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो गाइड कौन करता है, वो गाइड करता है आपका मेंटर। मेंटर वो होता है जो काम करके दिखाता है, सिर्फ बातें नहीं बताते हैं, वो भाषण नहीं देते, वो करके और स्ट्रिक्टली दिखाते हैं, स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पर मेरे को आई वॉज वेरी लकी कि मेरे को एक बहुत अच्छे मेंटर मिले पैट कॉफमन के रूप में, हु वॉज वेरी सक्सेसफुल। और इंडिया में आने के बाद मैंने उन्हीं की टीचिंग्स को अप्लाई किया, और यहाँ पर बहुत सारे जबरदस्त लोग मेरे को मिले, हमारी टीम बनी, और यहाँ पर लोग इतने सक्सेसफुल हुए, इतने सक्सेसफुल हुए कि आई हैव सीन पीपल्स लाइव्स गेटिंग चेंज, इंडिया में इस वक्त पोटेंशियल ये है कि हम लोगों का बिजनेस जो है वो 4-5 गुना तो अगले 3-4 सालों में ग्रो करेगा करेगा, बट मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म जो है अगले 10-15 साल में, 20 साल में देखा जाए तो इंडिया का टर्नओवर जो है वो मोर देन 10-15 टाइम्स ग्रो करेगा। जो पूरा इंडिया वर्ल्ड का टर्नओवर है एमवे का, वो अकेला इंडिया कर सकता है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया में हमारा इस वक्त एक ऐसा फेज आ रहा है जब डायरेक्ट सेलिंग को, ई कॉमर्स को लोग बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा कंपनियां वो काम करेंगी जिनके खुद के पेटेंट्स हैं, जिनकी खुद की R&D है, जिनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग है। सिर्फ अच्छा प्लान लाने से काम नहीं चलेगा, आपको अच्छे प्रोडक्ट्स जो आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें आपका खुद R&D है, वो भी आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, पैदा करने पड़ेंगे इंडिया में। और वहां पर एमवे से बड़ी तो कोई कंपनी है नहीं, बिकॉज एमवे ने ये R&D करके अपने इंडिया में इतना बड़ा एक प्लांट लगाया है जहां पर सारे के इनके इंडिया के प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर होते हैं। सो हम लोग जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी हैं और एंटरप्रेन्योरशिप जनरेटर भी हैं। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप भी देते हैं, और साथ साथ कंपनी जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है। इस वक्त जो है पूरी तरीके से हमारा बिजनेस जो है ई कॉमर्स बिजनेस हो गया है। क्यों? बिकॉज कोरोना आने के बाद हम लोगों का जो ऑर्डरिंग था वो भी पूरा ऑनलाइन हो गया है, हमारी ट्रेनिंग एंड सपोर्ट भी ऑनलाइन हो गई है, और हमारा जो प्लान होता है वो भी हम ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक चीज जो है हमारे सक्सेस को बहुत दूर लेके जाएगी, बहुत दूर। बिकॉज शुरू में क्या होता था ना कि हम लिमिटेड थे। जब मैं प्लान दिखाने आया करता था, या जब आप भी लोग प्लान दिखाया करते थे करीब 1 साल पहले, तो आपको लोगों से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलना पड़ता था फिजिकली। तो बहुत सी बार लोग अपॉइंटमेंट देते थे, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते आगे का, या 5 दिन आगे का। और हम भी लोगों को कॉल करके जब अपॉइंटमेंट बुक करते थे तो वो बोलते थे कि इस वीक आपके पास वेंसडे या फ्राइडे में से कौन सा दिन सूटेबल है। हम लोग हमेशा अगले हफ्ते के लिए अपॉइंटमेंट लिया करते थे। अब सिचुएशन ये हो गई है कि जब मैं प्रॉस्पेक्ट्स को फोन करता हूं और बोलता हूं कि हम लोग ऑनलाइन मिल सकते हैं, तो लोग मुझे आधे घंटे आगे का प्लान टाइम देने को तैयार हो जाते हैं। यानी मैंने को कॉल अभी किया 9 बजे, तो लोग कभी कभी 9:30 बजे, आधे घंटे बाद मिलने को तैयार हो जाते हैं जूम पे। तो कहाँ तो हम लोग अगले हफ्ते की बात क्या करते थे, और कहाँ आधे घंटे बाद लोग मिल रहे हैं हम लोगों को। तो ये तो हमारे टाइम का इतना जबरदस्त उपयोग हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। और पहले जहां पर लोग आनाकानी करते थे कि अच्छा बताते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि मिलना मतलब ट्रैवल, उनके पास जाना पड़ेगा, या वो मेरे पास आएंगे,
या उनके घर पे जाएंगे या वो मेरे घर पे आएंगे। तो अब क्या है ना कि ऑनलाइन मिलने में लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, एंड दैट इज द न्यू नॉर्मल राइट नाउ। और मैंने क्या देखा है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बहुत तेजी से हो रहा है। आज हमारे घर पे ग्रोसरी, दूध, पिज्जा सब कुछ आ जाता है ऑनलाइन। हम लोग अपने ऑनलाइन बिल पे करते हैं, अपना मोबाइल बिल ऑनलाइन पे करते हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऑनलाइन पे करते हैं, इवन पानी का बिल भी ऑनलाइन पे कर देते हैं। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स फाइलिंग वगैरह में हर चीज में ऑनलाइन, बैंकिंग ऑनलाइन। कैन यू इमेजिन, जब मैं इंडिया आया था तो लोग बोलते थे कि भाई साहब बैंकिंग तो नॉर्मल ऑनलाइन होगी नहीं कभी, पता नहीं कौन क्या कर दे। लोग अपनी पासबुक लेके जाया करते थे, बैंक में फॉर्म निकालते थे, फॉर्म भरते थे, लाइन में लगते थे, ये वो दिस दैट। आजकल डिजिटल पेमेंट्स हो रही है, डिजिटली पैसा रिसीव कर रहे हैं लोग, और सारी बैंक्स भी ऑनलाइन हो गए हैं। मेरा प्रेडिक्शन ये है, मेरा मानना ये है कि इंडिया में आने वाले 5 साल में ही इतना परिवर्तन आ जाएगा कि शायद बैंक्स, शायद पोस्ट ऑफिस, सिनेमा घर, कपड़े लत्ते लेने के लिए आदमी शायद ही कभी बाहर जाया करेगा। बैंक्स तो ऑलरेडी काफी सारे मर्ज हो रहे हैं, बड़े बड़े बैंक्स, आपको पता है ना, बैंक्स 2-3 बैंक्स मर्ज हो जाते हैं, तो बैंक्स की संख्या भी कम हो जाएगी, उनकी ब्रांचेस भी कम हो जाएगी, और ब्रांचेस के अंदर बैठे हुए लोगों की संख्या भी कम हो जाएगी। यानी टोटल मिला के मेरे को लगता है बैंक्स जाना ही बहुत कम हो जाएगा हमारा, और 5 साल बाद तो दिखेंगे नहीं लोग बैंक जाते हुए। कोई भेजता है न्यू ईयर्स ग्रीटिंग कार्ड? इवन तो आजकल शादी ब्याह में भी जो है ना, लोग अपने कार्ड जो है ना वो ईमेल पे भेजते हैं, शादी ब्याह में भी। और जब मैं इंडिया आया था तो देखता था कि शादी ब्याह का एक ट्रेंड चल रहा है, धीमे धीमे शादियां बड़ी 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 हो रही थी। और उसके बाद एक पॉइंट तो ऐसा आया कि मतलब लोग शादियों में मतलब क्या कुछ नहीं करते थे, इसको बुला लेते थे, उसको बुला लेते थे, बड़ी बड़ी वेडिंग होती थी और सबको खाना देते थे, ये वो दे सब। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि पूरा रिवर्स ट्रेंड हो रहा है। आजकल जो वेडिंग्स होती है ना, उसे कहते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग। हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके घरों में वेडिंग हो रही है, वो कहते हैं सर डेस्टिनेशन वेडिंग है। क्या मतलब? अभी किसी की वेडिंग है, वो बता रहे थे कि महाबलीपुरम जाएंगे, लेकिन पूरी फैमिली को, सबको इकट्ठा करने के बजाय सिर्फ 300 लोगों को उन्होंने लिमिटेड इनविटेशन दिया, बस ये 300 लोग जाएंगे। और जो लड़का और लड़की शादी कर रहे हैं वो चाहते हैं हम लोग अपनी हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करें, 3 दिन का एक डेस्टिनेशन वेडिंग। तो अब धीमे धीमे लोग जो है ना वो उकता गए हैं, बड़े 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 शादी ब्याह में इसको बुला लो, उसको बुला लो, उसको बुला लो, कोई छूट ना जाए, ये वो करते करते अब कम लोगों के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग, बाकी लोगों के लिए बस एक पब्लिक रिसेप्शन, खत्म। अब पूरी तरीके से इंडिया में सब कुछ जो है वो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। बहुत चीजों में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, डिजिटली बहुत कुछ चीज हो रहा है, लेकिन डिजिटल माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस डिजिटल इकोनॉमी में पैसा बहुत कमाया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी नौकरियां जो आज आपको लगता है कि बहुत ही पॉपुलर हैं, ये आने वाले टाइम पे रहेंगी नहीं। अनुमानित ये है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ धीमे 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 47% जॉब्स जो है वो निकल जाएंगी। आज आप ये देखिए कि आज अगर हम लोग टॉप 5 प्रोफाइल्स देखें जॉब्स की, टॉप 5 हॉटेस्ट जॉब्स देखें, तो ये जॉब प्रोफाइल्स आज से 10 साल पहले मौजूद ही नहीं थी। They were no longer there. It's a fact. बहुत सारी ऐसी आज की तारीख में जॉब्स है जहां पर they were no longer there. तो कहने का मतलब क्या है कि इस वक्त एमवे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हमें स्टेबिलिटी दिखती है, जहां पर हमें लॉन्जेविटी दिख रही है, बिकॉज ई कॉमर्स बिजनेस में कंपनी आपको हक दे रही है, आप नेटवर्क बनाइए, अपनी एक कम्युनिटी बनाइए लाइक माइंडेड लोगों की। जैसे हम कहते हैं आज की तारीख में एक बजवर्ड है ट्राइब, यू मेक योर ओन ट्राइब। और इस कम्युनिटी, इस टीम में जो भी उसका नाम दे दें, इसके मुखिया आप हैं, और इसके मुखिया आप हैं, आपकी वाइफ और आप दोनों, और इसकी जो ओनरशिप है, जो इसकी जो संपत्ति है, जो ये जायदाद है आपकी, जो नेटवर्क के रूप में, ये आपकी फैमिली में रहेगी। बल्कि कंपनी जो है एमवे आपको सक्सेशन प्लानिंग करने के लिए हेल्प भी करती है जब आपका पिन बहुत बड़ा हो जाता है अलग से। और फिर इस पूरे के पूरे कम्युनिटी में, पूरी टीम में जितना भी टर्नओवर जनरेट होगा हर तरह के प्रोडक्ट से, वो टर्नओवर जो होता है उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो इस वक्त जो है सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पुराने तरीके से जो काम कर रहे थे लोग, जिस प्रकार से
फिजिकली जा जाके लोगों से मिलना। अभी अपनी सोच बदल दीजिए, क्योंकि डिजिटल माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना और डिजिटल माइंडसेट रखना दोनों में अंतर है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं कि अगर हम लोग जो हैं ग्रोसरीज खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में, और वहां जाके ग्रोसरीज खरीदने के बाद जो पेमेंट है वो हम लोग पेटीएम से करते हैं। तो हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग तो कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए, लेकिन हम लोगों का डिजिटल माइंडसेट नहीं है। क्योंकि अगर डिजिटल माइंडसेट होता तो शायद हम लोग घर से ही ऑनलाइन उसको ऑर्डर करते और सब कुछ ऑनलाइन कर लेते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि बहुत सी बार हम लोग जो है पुराने तरीके से काम अभी भी करते हैं, लेकिन डिजिटल माइंडसेट रखते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी जगह पे जाते हैं जहां जाने की जरूरत नहीं होती है, और वहां पर जाने के बाद केवल पेमेंट जो है हम ऑनलाइन पेटीएम से कर देते हैं बस से। तो ये चीज जो है ये हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि इस वक्त हमारा जो माइंडसेट है वो डिजिटल माइंडसेट होना चाहिए, नंबर वन। आई होप आप सबके सब लोग जो है ये बात समझ पा रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एमबीए बिजनेस आपके बिना भी चलने वाला है और बहुत बड़ा होगा। अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं तो ये सोच लेते हैं कि हम तो नहीं बदलेंगे, हम तो वैसे ही हैं, हम लोगों को तो ये प्रोडक्ट की पकड़ है, हम इसी प्रोडक्ट से बिजनेस बिल्ड कर लेंगे, इसी प्रोडक्ट से डायमंड ले जाएंगे। नहीं, आपका पास एमवे के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, डाइवर्सिफाइड रहना है, और दूसरे अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स, दोस्ती भले ही आप लोग फिजिकली बिल्ड करें, लेकिन प्लान दिखाना, लोगों को स्पॉन्सर करना ऑनलाइन सीखना पड़ेगा। धीमे धीमे ऑर्डरिंग सब जगह पे होगी, एक दिन में प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। ऑर्डरिंग भी फिजिकली ऑनलाइन करनी पड़ेगी, सब काम के लिए ट्रेनिंग भी ऑनलाइन, मोटिवेशन भी ऑनलाइन। शुरू शुरू में नए लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग फिजिकली हो गई, लेकिन उसके बाद उसको आगे चलाने में ऑनलाइन बहुत सहायता करता है। तो यहां पर जो है सारे प्रोडक्ट्स में हाथ रखिए, डाइवर्सिफाई रखिए, क्योंकि कब कहां मौका बदल जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट हिट हो जाएगा, यू डोंट नो। न्यूट्रलाइट अभी टॉप पे है क्योंकि न्यूट्रलाइट की सबको जरूरत है। आपको पता है च्यवनप्राश आने वाला है, आपको पता है 400 मिलीग्राम का बायोसी आने वाला है टाइम रिलीज का, जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। आपको पता है कि एमवे के कुछ कैटलॉग प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे जिसमें हम लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत होती है फुल पीवी पे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब हमारे पास समय के साथ साथ आती रहेंगी, लेकिन अपने आप को वेल डाइवर्सिफाइड करना, ये नहीं कि सिर्फ आर्टिस्ट्री में या सिर्फ एप्सा में या सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में रह के बिजनेस बिल्ड करना है। कीप योर सेल्फ वेल डाइवर्सिफाइड, नंबर वन। नंबर टू, डिजिटल खाली उपयोग मत करिए, डिजिटल माइंडसेट भी रखिए, बहुत जरूरी है। नंबर थ्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस वक्त आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ मिनिमम काम हर रोज करते रहना पड़ेगा। बहुत सी बात क्या होता है कि ना हम लोगों को लगता है कि ये छोटे छोटे काम हर रोज बेसिस पे हम लोग क्यों करें, कैसे करें, क्या करें, क्योंकि हम लोगों को लगता है कुछ बड़ा काम करके बड़ा बिजनेस होगा। दोस्तों, मैंने देखा है कि इस बिजनेस में और लाइफ में छोटे छोटे काम जो है रोजमर्रा करने पे बहुत फायदा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सुबह उठ के केवल प्राणायाम करना चाहिए या मॉर्निंग में वॉक करनी चाहिए, आप एक दिन करोगे, दो दिन करेंगे लगता है कि क्या होगा इससे, एक हफ्ता कर लिया क्या होगा। लेकिन अगर आप लगातार एक साल करोगे ना तो आपको इमीडिएटली फायदा आना शुरू हो जाएगा, बहुत जबरदस्त फायदा, रात और दिन का अंतर, इस तरीके से। तो मैंने क्या देखा है कि छोटी छोटी चीजें अगर लंबे समय तक और लगातार करते रहते हैं उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। इतना बड़ा इफेक्ट कि मतलब उसका एंड रिजल्ट क्या होगा उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। तो छोटी छोटी चीजें क्या है इस बिजनेस में कि मेकिंग श्योर कि आप लोग जो है हर रोज 10 फोन कॉल कर रहे हो, हर रोज कम से कम एक मीटिंग कर रहे हो आप लोग, चाहे वो प्लान दिखाने का, चाहे वो प्रोडक्ट डेमो है। अब हर महीने जो है कम से कम आप लोगों का इतना मिनिमम टारगेट जो है टर्नओवर है वो करना है आपको, वो कर रहे हैं। 3 से 4 कस्टमर बनाए आपने। इस बिजनेस में कोई बड़ा बड़ा काम नहीं करना, आपके कम से कम अगर 25-30 कस्टमर बन जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिनके साथ आप बिल्कुल अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, तो उनके साथ आप जितना मर्जी पीवी करना चाहो करो, लेकिन आपको बहुत बहुत सारा काम नहीं करना। 25-30 कस्टमर और हर महीने एक
फ्रंट लाइन डालना है, हर महीने किसी अच्छे आदमी को स्पॉन्सर करना है जिसे आपने टटोला है, जिसको आपने परखा है, जिसको आपने प्री क्वालिफाई किया है। बिकॉज हमारे एंट्री मॉडल में बहुत सारे परिवर्तन हो गए जिसमें एडीआर पे आदमी आता है, एडीएस बनता है और एक मिनिमम स्टैंडर्ड के हिसाब से वो एडीएस बनता है, और उसमें वही आदमी सक्सेसफुल हो पाएगा जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया दिया है। तो मैं तो हमेशा लोगों को जब बिजनेस में लेके आता हूँ, मैंने सफलता की और बढ़ते कदम अपनी सीढ़ी में भी डाली है। यही बात मैं उनको हमेशा 5 सवाल करके टटोलता हूँ उनको बातों बातों में। पहला ये कि आपका टाइम कमिटमेंट इस बिजनेस में जो है कम से कम 10 से 15 घंटे होते हैं, वो वीक के डालने पड़ते हैं। आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं है, यू नो। दूसरा, पैसे का कमिटमेंट कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपने बाइंग हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। सारे प्रोडक्ट घर पे जो है एमवे के आएंगे तो ही मतलब इसमें सफलता मिल पाएगी। थर्ड चीज, ड्रीम का, कि क्या इसमें कोई ऐसा, क्या आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आएगा जब हम आपको हेल्प करेंगे प्लैटिनम जाने में? क्या प्लैटिनम लेवल पे 1 लाख रुपए पर मंथ में आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा? मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ, हाँ आएगा, यू नो। चौथा सवाल पूछता हूँ, यू नो, मेकिंग श्योर कि वो टीचेबल है, विलिंगनेस टू लिसन एंड लर्न, कि इस बिजनेस में एक्सपर्ट्स लोग आपको सिखाते हैं बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। आप उनसे सीखना चाहेंगे क्या? मतलब इनडायरेक्टली मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि इसमें हमारी मीटिंग होती है जूम पे, जूम की मीटिंग्स में अटेंड करना पड़ेगा, कुछ ऑडियो होते हैं आपको बताएंगे, सुनना पड़ेगा। तो मतलब इनडायरेक्टली उसको बोल दिया कि इस बिजनेस में सफल लोग आपको सिखाएंगे, हम आपको उनसे मिलवाएंगे, आप उनसे सीखना चाहते हैं? वो बोलता है हाँ। और लास्ट सवाल हमेशा उनसे पूछता हूँ कि माइंड सेट करने के लिए, कि आपको जब चैलेंजेस आएंगे थोड़े बहुत इस बिजनेस में, क्योंकि एक महीना, दूसरा महीना, मंथ टू मंथ चीजें जो होती है हमेशा एक समान नहीं रहती हैं, बट यू हैव टू, यू नो, मेक ए कमिटमेंट। तो चैलेंजेस से घबराते तो नहीं है ना आप, कि चैलेंजेस आए तो भाग गए? तो वहां पर क्या है ना, थोड़ा सा आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि थोड़ा सा उनको पक्का कर दो। तो मतलब ये हल्के फुल्के 5 सवाल मैं उनसे बातों बातों में करता हूँ, दोस्ताना अंदाज में कर भी लिए और उन्होंने जवाब दे भी दिया, उनको पता भी नहीं लगा कि मैंने सवाल कर लिए। मतलब इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत ये सवाल पूछ के उनको जब लेके आता हूँ बिजनेस में, तो क्या है कि कल को वो कुछ करें ना करें, एटलीस्ट उन्हें समझ में आ जाएगा कि भाई हमारी उनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, और हम भी चाहते हैं कि वो इस बिजनेस में आ रहे हैं तो अच्छा करें, एंड वी शुड बी एबल टू हेल्प देम। तो वो 5 सवाल मैंने शुरू में भी 1998 में भी लोगों को बताए थे, अभी भी मैं पूछता हूँ, क्योंकि पर्पस क्या है कि हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करना है, हमें क्वालिटी चाहिए। हम हर एक आदमी को लेके नहीं आएंगे, हमारा मन है। अगर कोई मुझे बोलता है उन 5 सवालों में से कि मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, ये भी नहीं कर पाऊंगा, अगर वो 5 में से 3 सवालों का जवाब ना 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 देता है, तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है, आप क्यों नहीं पीसी बन जाते हैं, या एडीआर पे कुछ समय बताइए, हमारे प्रोडक्ट्स को चेक करिए, पसंद करिए, और फिर आप बिजनेस शुरू करिए। लेकिन अगर 5 सवाल में से लोग 4 या 5 का जवाब हाँ 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 हमें देते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि दे आर इंटरेस्टेड। तो मैंने क्या देखा है कि ये बहुत जरूरी है कि लोगों को सही माइंडसेट से इस बिजनेस पे लेके आया जाए, वो बहुत जरूरी है। और उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ करें ना करें, सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं, बट स्टिल हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि कल को वो हमें उंगली नहीं उठा सकते कि आपने हमको ये बताया नहीं। वी विल टेल देम कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमने बताया था कि टाइम कमिटमेंट चाहिए होता, हमने बताया था कि बाइंग हैबिट्स चेंज करनी होती, हमने बताया था कि भाई आपको हम मीटिंग्स के लिए इनवाइट करेंगे, सफल लोगों से मिलवाएंगे, यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज इफ समबडी डजंट वांट टू लर्न, हम इसे कैसे सिखा सकते हैं? अगर स्टूडेंट खुद ही ना सीखना चाहे तो टीचर कितना बढ़िया से बढ़िया क्यों ना हो, वो सिखा नहीं पाएगा। और लास्ट में माइंडसेट जानना जरूरी क्या है कि भाई वो स्ट्रांग है, मतलब उनका मन विचलित तो नहीं होगा, बिकॉज इस बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, और हमें हमें हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ती है, जिसमें हम हर नेगेटिव सिचुएशन में भी एक कुछ पॉजिटिव देखें। थैंकफुल एटीट्यूड हर जगह पे, हमेशा वी हैव टू बी थैंकफुल। इस मामले में मेरी वाइफ बहुत, मतलब मैं उनको, आई रियली एडमायर हर, क्योंकि उनका हर सिचुएशन में शी इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा मैंने देखा है, जब मैं इंडिया आया था, और वो आपको पता ही है यूरोप से है, तो मुझे नहीं पता था कि इंडिया में वो कैसे एडजस्ट करेगी,
गर्मी, धूल, इससे वो क्या, क्योंकि सारी उम्र तो वो यूरोप में और अमेरिका में रही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया। शी वॉज एंजॉइंग हरसेल्फ। हालांकि उनको इंडिया में शुरू में ये समझ में नहीं आता था कि यहाँ पर इतने नौकर चाकर क्यों है हर घर में काम करने वाले, क्योंकि जहां पर वो थी वहां पर सब काम लोग खुद किया करते हैं और घर में इतने नौकर नहीं होते थे। मुझे याद है जब हम पहली बार लखनऊ गए थे, लखनऊ में, तो लखनऊ में रिक्शे होते हैं, पता है ना, रिक्शे जो चलाते हैं लोग। तो एक बार हम रिक्शे में बैठ के कहीं जा रहे थे, तो रिक्शा जब चढ़ाई पे आया, तो चढ़ाई पे आया तो रिक्शा वाला जो था ना, वो पहले तो वो चला रहा था बड़ी मुश्किल से, उसके बाद वो रिक्शे से उतर के ना अपने हाथ से ना खींचने लगा हम लोगों को। हम लोग बैठे हैं, वो रिक्शा खींच रहा है पैदल। तो मेरी वाइफ इमीडिएटली उतर गई रिक्शे से और पैदल चलने लगी। तो मैंने बोला क्या कर रहे हो? कह रही तुमने मुझे बताया कि भाई हम लोग तो स्ट्रांग है, वो हमें खींच रहा हो, हम रिक्शे पे बैठे हैं, अच्छा लगता है क्या? तो खैर वो चढ़ाई गई और वो चला गया। इस टाइप का उनका माइंडसेट है कि मतलब शी फील्स कि भाई यू नो। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग दिल्ली में कहीं जा रहे थे, एम्स के चौराहे पे। तो वहां पर एक कोई कुछ लेडी थी, वो प्रेग्नेंट थी और वो गांव से आई थी, तो कुछ दिखा रही थी कि मेरे को पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, मेरी घर में कोई प्रेग्नेंट है, मैं उसको एम्स लेके आई हूँ और पैसे चाहिए। तो मेरे को लगा कि नाटक कर रहे हैं, तो मैंने कुछ अपना शीशा खोला ही नहीं गाड़ी का, लेकिन मेरी वाइफ ने फट से 50 रुपए उनको निकाल के दे दिए जो थे पर्स से। तो मैंने बोला अरे क्या किया? वो तो ऐसी बोलती, नहीं नहीं, वो उसकी पता नहीं कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसको पैसे चाहिए तो उन्होंने दे दिए। और मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे शक था। उसी चौराहे से हम लोग कुछ दिन बाद फिर से गुजर रहे थे, तो मैंने देखा कि वो दोनों लेडीज जो है वो कहीं वो बगल में ना चाय पी रही हैं किसी दुकान पे बैठ के, वो एम्स चौराहे के जस्ट सामने, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के सब सामने। तो मैंने तानिया को रेड लाइट बोला, देखो पता है ना वो कौन है? तो उसने देखा, मैंने बताया ये वही है जो उस दिन नाटक कर रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है और उनको पैसे चाहिए। अभी देखो दोनों बैठ के चाय पी रही है। और एक लेडी जो प्रेग्नेंट उस दिन दिख रही थी, अभी तो वो प्रेग्नेंट भी दिख नहीं रही है, शी इज नॉट इवन लुकिंग प्रेग्नेंट। तो मैंने तानिया को दिखाया कि देखो उन्होंने बेवकूफ बना दिया। तो मेरी वाइफ का अभी भी याद है, वो पहले रिएक्शन पता है क्या था कि अरे बी थैंकफुल, चलो थैंक गॉड, वो दोनों तो ठीक है ना, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ ना। अपने पैसे को छोड़ो, दे आर एब्सोल्युटली फाइन। तो मेरे को लग रहा था कि मतलब इसमें हम लोग तो ये सोचते थे कि हमें बेवकूफ बना दिया, और उनका एटीट्यूड ये था कि चलो कोई थैंकफुल की मतलब किसी को कुछ हुआ नहीं, मतलब तो मैंने ये देखा है कि इस बिजनेस में ना बहुत सी बार हम लोगों को ना बड़ा इनोसेंट बन के ना बड़े हर सिचुएशन में एक थैंकफुल एटीट्यूड, जो दिखे थैंक यू। डाउनलाइन कुछ भी करता है, अरे यार कम से कम डाउनलाइन है तो हमारे पास, और कभी ये हो गया तो उसमें भी थैंकफुल। तो मतलब हर सिचुएशन में हमें अच्छा देखना होता है। ये इस बिजनेस की खासियत है, वरना ये बिजनेस करना बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों को। अगर हम हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ नेगेटिव खोजेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन हर सिचुएशन में से कुछ थैंकफुल या कुछ पॉजिटिव निकालेंगे कि जिसके लिए हम भगवान को थैंक यू बोल सकें, दैट्स वेरी वंडरफुल। मैं तो हर रोज आई लर्न कि भाई इस बिजनेस में हाउ टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो बहुत जरूरी है। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल से बता रहा हूं, मैं ये बात जो मैंने देखी है अपनी वाइफ पे, बिकॉज वो इंडिया से नहीं है, तो उनका एक फ्रेश आउटलुक है इंडिया में, जो मैं उनसे देख के बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मैंने क्या देखा है कि इस बिजनेस में ये फ्रेश आउटलुक जिंदगी के प्रति, अपने ड्रीम्स के प्रति, लोगों के प्रति होना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम टीम बिल्ड कर रहे हैं रियल लिविंग ह्यूमन बींग्स की, जिसमें हर ह्यूमन बींग का मेकअप डिफरेंट है, उसकी आत्मा, उसके अंदर बॉडी के सेल्स वगैरह सब डिफरेंट है, उसके परिस्थितियां, उसके पुराने एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, हर एक के ड्रीम्स, अपने सपने, और हर एक की चाहते फर्क फर्क हैं। तो यहां पर क्या है ना कि हर एक का सोच, विचार, पर्सनालिटी अलग अलग है। आप उन सबको एक धागे में पिरो रहे हैं टीम की तरह, तो वो आपको प्यार से करना पड़ेगा। डांट फटकार के तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा।
कभी कभी स्ट्रिक्टनेस चाहिए होती है, कभी कभी डांटना भी पड़ता है। जब प्यार हो जाता है तो डांटने का हक भी मिल जाता है, क्योंकि आप टीचर हैं, अगर स्टूडेंट को नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। लेकिन वो पहले हक हमको जीतना पड़ता है उनका, इसलिए